बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, ना ही पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, वो कोई खुशगवार हैं। और इससे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर झड़पें हुई और उसमें बहुत से दावे किए गए पाकिस्तान की तरफ से भी कि बहुत सी चौकियां हमने फतह की हैं। और जो अफ़गानी तालिबान हैं, तकरीबन 200 के करीब वो तालिबान उनको कत्ल किया है। लेकिन एक जो अफ़गानिस्तान की उस जंग में पाकिस्तान की 23 शहादतों का जो बताया जा रहा है और कई हमारे फ़ौजी जवान उसमें ज़ख्मी है, ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि जो दो ऐसे ममालिक के जिनके दरमियान कहा जाता है कि बहुत ही एक तारीख है बेहतरीन ताल्लुकात की, इस ताल्लुकात में इस नहज तक ये पहुंचना, इसकी क्या वजूहात हैं, ये हमारी समझ से बाहर हैं। इस वक्त की जो इंतज़ामिया है, इस वक्त की जो कमांड है जिनके पास, उनका क्या नज़रिया है, उनकी क्या सोच है अफ़गानिस्तान पॉलिसी के बारे में, ये अब हमारे सामने है। और ये मामला कहाँ तक जाएगा, ये अब देखने वाली बात है। अभी कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब से जो मुआहदा हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर हमला, सऊदी अरब पे हमला, और सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। लेकिन इस हमले के दौरान सऊदी अरब से ये कहा गया कि ये मामला जो है वो बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। अहमद शरीफ चौधरी साहब, DGISPR साहब ने कुछ रोज़ पहले बहुत ही धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इतने तज़ादात थे कि अफ़सोस होता था कि ये उस इदारे के तर्जुमान हैं कि जिनकी रोज़ाना के हिसाब से अफराद, जवान शहादतें दे रहे हैं, अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, ये उनके तर्जुमान हैं। ना कि एक ऐसा लगा कि वो एक सियासी जमात के तर्जुमान हैं जिनको छूट होती है कि वो जो चाहें, जितने चाहें वो झूठ बोले। सियासी तर्जुमान जो होते हैं उनके लिए बाज़ औक़ात वो जो ढिठाई के साथ वो झूठ बोल भी दें तो अवाम उनके जो है वो इलेक्शन के अंदर या उनकी ऑपोजिट जो जमात होती है वो उनको बता देती कि ये आप झूठ बोल रहे हैं, या उसके काउंटर जो भी बहस होती है वो सामने आ जाती है। और ये अब करना पड़ता है कि अहमद शरीफ साहब जो है, उनके जो बयानात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनके ऊपर भी फिर काउंटर जो बात हो रही है, इससे साबित हो रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये कोई अखलाकी तौर पे या हमें कोई रूहानी तौर पे या जो भी तज़ियाकार है उनको ये खुशी नहीं होती होगी कि जी हम उनकी बात को ज़ेर कर रहे हैं। लेकिन क्या कहा जाए कि ये अफसोस है कि पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान एक मौके पे इमरान खान जब कामयाब होते हैं 25 जुलाई को 2018, तो उन्हीं तर्जुमान का वो एक बयान आता है, ट्वीट आता है, वह तो इज़्ज़ो मंतिशा व तज़िल्लो मंतिशा। तो वो भी एक सियासी ट्वीट था। उस वक्त यकीनन जिनकी हमायत में था वो उस वक्त उनको कोई हरज महसूस नहीं हो रहा था। और आज जब चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि सिंध और पंजाब में गवर्नेंस बहुत बेहतरीन है, इसी वजह से वहाँ पे कोई दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हो रहे, तो इस वक्त जो रिसीविंग एंड पे हैं, अब इस वक्त जो अच्छे लाडले बच्चे बने हुए हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ देख के कि वो अब अगले वो अज़ाइम ढूंढ रहे हैं कि हमने 10-15 साल मुल्क चलाना है, तो नुकसान वो हमारे मुल्क का हो रहा है और वो साख जो है हमारे इस कीमती तरीन इदारे की हो रही है, जिसकी रोज़ाना के हिसाब से जाने अंदरूनी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के दौरान भी और अब बॉर्डर के ऊपर भी अफगानिस्तान जंग में भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो मैं तवक्को रखता हूँ एज ए पाकिस्तानी कि हमारी उस इदारे का, मुकद्दस तरीन इदारे का जो तर्जमान है, वो किसी सियासी पार्टी के तर्जुमान जैसा ना हो। वो एक, उसके अंदर सच्चाई हो, उसके अंदर एक ईमानत हो, उसके अंदर एक जुर्रत हो। वो जो एक एक लफ्ज बोले उसके अंदर एक ऐसी गरज चमक हो कि जिसको फिर किसी ऐसी दोगली या धांधली ज़्यादा हुकूमत की हमायत की ज़रूरत ना पड़े। तो वही जिस इदारे की हम बात कर रहे हैं, अब तहरीक लब्बैक का जो आज सानिया हुआ है, अब मुरीद के में कितनी शहादतें हुई हैं वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो फुटेजेस हमें सामने आ रही हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं।
डेड बॉडीज सड़कों पे पड़ी हैं, जख्मी अफराद सड़कों पे पड़ी है, आग जो है वो लगी है कंटेनर के ऊपर। और जो लब्बैक तहरीक के जो सरबराह थे साद रिजवी साहब, उनकी भी हमने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, देखी है, और वो कह रहे थे कि जी हमें किसी ने राब्ता नहीं किया। तो ये एक ऐसी एक जिसे कहते हैं ना कि हिंदा सिफ्त हुकूमत पंजाब या जो आईजी साहब हैं, वो एक ऐसे आज के दौर के मुझे शिमर महसूस हो रहे हैं कि जिनके दिल में कोई रहम नहीं है, जिनके दिल में कोई उन्होंने फोर्स के अंदर भी ये डाल दिया। और फिर जो अहमद शरीफ साहब ने एक फुटेज दिखाई, आर्मी चीफ साहब का भी जो नजरिया है, जो सोच है कि ठीक है कि जो बैरून मुल्क या जो दहशतगर्द आपको गोली चलाते हैं वो तो यकीनन फसादी हैं, फितना हम उनको कह सकते हैं लेकिन जो एहतजाज के लिए, अपने हकूक के लिए वो बाहर निकले, वो फितना और फसाद करार दे के उनको कत्लेआम के लिए खुली छुट्टी दे देनी, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक अपने आप को भी धोखा दिया जा रहा है और कौम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। और गजवा बदर की मिसालें चौधरी साहब दे रहे थे, अहमद शरीफ साहब, कि जी बदर के मौके पे कौन सा मुज़ाकरात हुए थे। भाई मुज़ाकरात जो हैं जब मैदान जंग, इसका मतलब है आपने ये मैदान जंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप। कोई भी हमारी सियासी जमात या कोई भी तहरीक चल रही हो, कभी तो आप पैसे बांट रहे होते हैं। यही तहरीक लब्बैक थी, जब वो फैजाबाद धरना जब हुआ तो वहां पर उनको खाने कौन सप्लाई कर रहा था, वहां पर इतने दिन की रहाइश जो है वो कैसे उनकी मुमकिन हुई, और फिर जाते हुए उनको चेक्स, उनको लिफाफों में पैसे कौन बांट रहा था। आप देखिए, ये तस्वीर देखें, ये वर्दी नजर आ रही है ना पाकिस्तानी फौज, उसी फौज के हवाले से कि जो आप लोग कहते हैं कि इसके बारे में कोई ऊंची आवाज भी ना बात निकाले, और वो अगर जो भी बात करेगा वो गद्दार कहलाएगा। ये देखिए तस्वीर देखिए, वही पाकिस्तानी परचम का बैज भी लगा है ना, सब कुछ लगा है, और वो इसी जमात को जिनको आज गोलियों से भून डाला गया है, उन्हीं को वो लोग पैसे भी दे रहे हैं। तो ये क्या पॉलिसी है। पिछले वीलॉग में भी हमने यही गुजारिश की थी कि खुदा के लिए ये जो कंफ्यूजन है, कभी तालिबान आपको उसको क्रिएट करते हैं, कभी भाई भाई हैं, कभी दुश्मन हैं, कभी क्या सूरत हाल आपने बना दी है। कभी आप एक सियासी धड़े को सपोर्ट करते हैं, कभी दूसरे सियासी धड़े को सपोर्ट करते हैं, कभी नई सियासी जमात, कभी काफ लीग आ गई है जी, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट की शक्ल में आ गई है, फिर इस्तेहकाम पार्टी आ गई जहांगीर तरीन अलीम खान की। ये क्या करते हैं आप लोग, ये क्यों, ये दिल, और बहुत ही मुझे ऐसे रूह तड़प के ये मैं बात कर रहा हूं एज ए पाकिस्तानी। क्या ये हम ये बात नहीं कर सकते कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, होश के नाखुल ने। उधर मोदी का आप माइंडसेट देखें, मोदी आपको रोजाना धमकियां दे रहा है। अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो मोदी की गोद में जाके बैठ गए हैं, तो उसके लिए तो फिर सियासी जो भी आपको एक कुव्वत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी साथ मिलाकर आपने एक लाएमल अपनाना है। सोहेल अफरीदी अगर एक जमात उसको नामजद करती है तो आप कौन होते हैं भाई उसको एक फितना करार दे देने वाले या मुल्क दुश्मन करार दे देने वाले। एक इलेक्टेड एमपीए हैं, या तो जी उनको छन्नी में पहली छट गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर हैं, या वो दहशतगर्द के सहूलतकार थे, एमपीए नहीं बन सके, वो अलग बात है। जैसे ही उनका नाम जो है इमरान खान नामजद करते हैं, वो दहशतगर्द भी करार दे दिए जाते हैं, वो दुश्मन मुल्क के एजेंट भी करार दे दिए जाते हैं, और उनके ऊपर एफआईआर भी नजर आ जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। अहमद शरीफ साहब वहां पे पहुंच के जी हम ऐसा होने नहीं देंगे, आज हो गया ना, फिर हो गया ना भाई। कौमी ये सूबाई असम्बली में जो वहां पर उनके जो अराकीन थे 90 की तादाद में, उन्होंने वोट भी दे दिया। और लेकिन वो जो कठपुतली आप देख लें, पीपल्स पार्टी वाले भी कितनी ज्यादा, वो किसी ने कहा कि जी ये पंजाब के साथ या इस वक्त वफाक में हम अब उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने बहुत अच्छी बात की एक टॉक शो में। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वालों, आप ये कीमत अदा नहीं कर रहे, या आप कीमत वसूल कर रहे हैं। सदारत भी आपकी है, गवर्नरियां भी आपकी हैं, वजारत आला भी आपकी है, कितना माल आया है, कितना गया, ये तो आपस में आप लड़ पड़े तो फिर ज्यादा फिर बात हवा में आई है ना। फिर वो बुलवा लिया जरदारी साहब ने उधर, और फिर सारी मट्टी जो है वो बैठ गई। वरना ये तो अरबों रुपए के मरियम साहिबा आपके ऊपर और वो मरियम साहिबा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तो ये यहां तक सिलसिला पहुंच गया था ना, ये दोनों पार्टियों ने किस तरह से
اس پورے گٹھ جوڑ کے اندر وہ جمہوریت کی جو خدمت کر رہے ہیں جی، نظام ہم نے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا بھائی. تو یہ نظام، یہ آپشن، اس نظام کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو یہ بالکل ایک ڈھکوسلا ہے، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک غداری ہے ایک بھٹوازم کے ساتھ بھی، جو اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ جو ووٹ کو عزت دو والے ہیں وہ تو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ گمشدہ ہو گئے ہیں. نواز شریف ایز اے پنجابی، ایز اے پاکستانی، نواز شریف صاحب سے بھی مجھے امیدیں تھیں. 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں، کچھ نہ کچھ شاید پاکستان کی بہتری کے لیے کریں گے اور اس سے آگے بڑھیں گے. لیکن انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس وہ ہماری جو بیٹی ہیں جو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں، جن کے اندر کوئی ایسا سینس ہی نہیں ہے محسوس کرنے کا، وہ اپنی تصویر کو کہہ رہی ہیں جی میرے لوگ جو ہیں وہ تصویر کو دھو رہے تھے، اور بچی کبھی ان کو چوم رہی ہے، کبھی وہ بچی کو چوم رہی ہیں، تو اسی میں وہ مگن ہیں. مجھے تو ان کے مائنڈ سیٹ کے بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. اور پھر سونے پہ سہاگا اور غضب خدا کا یہ کہ وہ اب خواب دیکھ رہی ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گی، اور ان کی جو آگے پیچھے جو ان کی کنیزیں ہیں یا جو ان کے نوکر چاکر ہیں وہ ان کے گن گاتے پھر رہے ہیں، اور کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے. اب یہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے، مرید کے میں جس طرح سے گولی چلائی گئی ہے، اور مرید کے میں آگے دیکھیں کتنے دن ہو گئے اسلام آباد میں انٹرنیٹ بند، پہلی کنٹینر لگا دیا. ایک ایسا خوف زدہ یہ ایک ماحول اس حکومت کو محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہمارے شاید وہ اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. خندقیں کھد گئی. ابھی جو وہ لوگ ابھی لاہور کراس نہیں کیے تو کھاریاں جیلم آگے خندقیں کھد گئی ہیں موٹر ویز کے اوپر، سڑکوں کے اوپر. حیرت کی بات ہے. تو اتنا خوف کیوں ہے آپ کو؟ چند لوگ اب پھر یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے جی فلسطین کا تو معاملہ حل ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ لوگ ابھی نکلے ہیں. یہ ان لوگوں کی جماعت کا ایک حق بنتا ہے. آج آسٹریا میں، یورپ کے ملک آسٹریا میں، آج فلسطینیوں کی حمایت میں، جہاں پر آج سب کچھ ان کو سیٹل ہو رہا ہے یا ان کے معاہدے ہو رہے ہیں اسرائیل اور حماس میں، لیکن آج بھی فلسطینیوں کی حمایت میں آسٹریا میں جلوس نکلا ہے. تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. جلوس جو ہے نکل کے واپس اپنے مقام پہ پہنچ گیا، منتشر ہو گئے لوگ. تو اگر وہاں پہ تحریک لبیک والے بھی اگر جلوس نکالنا چاہ رہے تھے تو آپ کو اس میں کیا تکلیف تھی بھائی؟ آپ کہتے کہ بھائی آپ نے پرامن رہنا ہے، ساتھ ساتھ آپ بے شک اپنی فورسز رکھتے، وہ جانا چاہتے، جہاں جانا چاہتے آپ جاتے. عمران خان دور میں بھی جلوس نکل رہے تھے نا. فضل الرحمان جلوس نکال رہا تھا، مریم نواز جلوس نکال رہی تھی، حمزہ شہباز نکال رہا تھا، بلاول صاحب سندھ سے جلوس نکال کے اسلام آباد تک پہنچے تھے. تو اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس وقت جو رجیم ہے اتنی خوف زدہ ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے جی. 4 بندے بھی جمع ہوتے ہوئے ان کو یہ، کیونکہ ان کا بیس نہیں ہے نا عوام کے اندر. بیس، ان کی بنیاد، ان کی جڑیں جو ہیں وہ نہیں ہیں. ان کو یہی خوف ہے کہ عوام جو ہے کسی دن اگر بفر گئی، جیسے آزاد کشمیر میں ان کو یہ سبق سیکھنا پڑا ہے، تو یہ نہ ہو کہ پاکستان کے علاقوں میں بھی ہماری یہ جو ایک محل بنایا ہوا ہے نا ہم نے، ایک ایسے ایک کاغذی، تو وہ کہیں دھڑام سے گر نہ جائے. تو یہ ایک خوف ہے ان حکمرانوں میں. اور باقی جو سہیل آفریدی صاحب نے آج اپنا، ان کو 90 ووٹ مل گئے ہیں، آگے حلف لینے کی ایک معاملہ ہے. گورنر صاحب اب حلف لیتے ہیں نہیں لیتے. اور انہوں نے بھی عجیب کام کیا جی. 15 تاریخ کو میں بلا رہا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کو. علی امین نے دوبارہ آج اسمبلی میں کہہ دیا، اسپیکر کی رولنگ بھی آ گئی اور پولنگ یا ووٹنگ بھی ہو گئی اب وزارت اعلیٰ کی. وزیر اعلیٰ نے بہت ایک گھنٹے کے قریب جو خطاب بھی کیا، گرج چمک تھی اس میں، اور اپنے آپ کو انہوں نے عاشق قرار دیا عمران خان کا. ان کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں اس پر کام کروں گا. اور پھر 9 مئی کو ریڈیو پاکستان کے حوالے سے جو الزامات تھے پی ٹی آئی کارکنوں کے، انہوں نے کہا سب سے پہلے میں یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس بارے میں تحقیقات کرواؤں گا. تو بہت سی ایک ایسی تحقیقات یا جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے. صوبے کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. جب تک صوبے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں تو تحریک انصاف کا حق بنتا ہے ان کا کوئی بھی بندہ وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی وہ اقدامات کرے آئینی طور پہ، تو کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن عمران خان کی یہ جو ایک چال کہہ لیں، ان کی جو ایک تبدیلی کا جو ایک انہوں نے پتہ کھیلا ہے، یہ یقیناً ایک ایسا کارگر ثابت ہوا ہے کہ پہلے تو ان کو
डी चौक आना पड़ता था या लॉन्ग मार्च के लिए आना पड़ता था, लेकिन अब उनको अपने होम ग्राउंड के अंदर अपनी ताकत शो करने का जो मौका मिला है और जो आज उन्होंने भरपूर ताकत शो की है, अब देखते हैं कि ये पाकिस्तानी जो सियासत है और सबसे बेहतरीन सियासत करने वाला जो इस वक्त इदारा है, वो उसकी आइंदा की जो लाएमल है वो क्या होगा। गुजारिश मैं यही करूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब से कि जनरल साहब, हम आपसे ये तोक़ रखते हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, ठीक है ना, लेकिन तारीख हमें बताती है कि शिमर जो था वो भी हाफिज़ कुरान था। यजीदी फौज में कई लोग हाफिज़ कुरान थे। उस दौर के 18,000 लोगों ने, जो बाइल्म लोग थे, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो काफिला था उनको फसादी करार दिया था। उनके कत्ल का फतवा 18,000 से ज्यादा लोगों ने, उलमा ने, जजों ने, काजियों ने दे दिया था। सही किया था। हाफिज़ कुरान जो भी करता है वो सही करता है, हमने अमल देखना है। हाफिज साहब, वो साबका कमिश्नर लियाकत चट्टा किधर हैं, जिन्होंने वो ऐलान किया था जी ये पिंडी डिवीजन तक जो भी धांधली हुई है वो मुझे पता है वो कैसे हुई है। ये जो कॉमनवेल्थ के जो अभी जो आया है पाकिस्तानी इलेक्शन के बारे में, वो कहां है, वो कैसे है। और अब आपने जो मजीद अगले कई साल तक जो इस वक्त आपने सोचा हुआ है कि आप हुक्मरानी करेंगे, वो क्या जवाब है उसका भी कोई जवाब दे दें। जो 8 फरवरी को जो मुल्क के पाकिस्तान अवाम का जो एक मैंडेट था जिसको चोरी किया गया 9 फरवरी को, उसके चोरी दयानत के हवाले से सादिक अमीन जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर भी कहते थे, अभी ऐलान नबूवत जाहिरी तौर पे नहीं किया गया था। आपके अंदर कोई सच्चाई, आप अमीन हम आपको कह सकते हैं, हाफिज होंगे, अमीन हम आपको कह सकते हैं, आप अमानतदार थे, आपका इदारा उन इलेक्शनों के ऊपर सारा कुछ जो है वो कंट्रोल किए हुए था। क्या आपने अमानत के साथ लोगों का मैंडेट जो है वो हुकूमतों तक पहुंचने दिया? ये सवाल है मेरा, ये सवाल है सब पाकिस्तानियों का। और मुझे यकीन है जब आप आईने के सामने खड़े होते होंगे, आईना भी आपसे पूछता होगा, आईने के अंदर जो आप अपने आप को देखते होंगे ना, तो वो भी आपसे ये पूछता होगा कि हाफिज साहब, क्या आप अमानतदार हैं? जो ये जो जजेस लगे हुए हैं, पता नहीं इनको खौफ खुदा नहीं है, इनको अपनी कब्रों का एहसास नहीं है। अल्लाह ही इनके ऊपर रहम करे भाई। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुझे कोई ऐसी जो एक इंसानियत जो नजर आनी चाहिए ना हुक्मरानों के अंदर, ना वो शेरवानी वालों में नजर आ रही है इस वक्त, और ना ही हमारे इस वक्त जो वर्दी में मलबूस जो लोग मुल्क चला रहे हैं, वो वर्दी वाले जो रोजाना कब्रों में जा रहे हैं, उनके ऊपर तो हमारी जानें कुर्बान है। हम उनसे शर्मिंदा है यार, तो आप क्यों शर्मिंदा नहीं होते? आप क्यों सियासत खेलने पिशावर पहुंच जाते हैं? आप क्यों सियासत खेलने कभी कौन सा धड़ा बना रहे हैं, कभी कौन सी सियासी जमात बना रहे हैं? चले, आप पाकिस्तानी अवाम को आप जवाबदेह हैं या नहीं है वो अलग बात है। आप उन फौजी शोहदा को तो जवाबदेह बनने की कोशिश करें ना। आप उनके खून को क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? जो वो शोहदा, जो प्यारे नौजवान जो शहीद होते हैं हमारे पाकिस्तानी फौज के, वो इसलिए शहीद होते हैं कि आप उनकी शहादतों के ऊपर वो आप अपना एक सल्तनत का जो एक जो ताज है उसको बुन लें। मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। दुनिया के इदारे, दुनिया ने अपनी गलतियों से सीख के वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। लेकिन हमारे स्पोक्समैन साहब आते हैं, DGISPR साहब आते हैं, और वो इस ऐसे अंदाज से वो बात कर रहे होते हैं, और फिर वो शायद यकीनन जब वो लोग हिसार में हो ना, और उनके जो नीचे मातहत लोग उनके ऐसे चापलूस हो, सर आपने तो कमाल कर दिया, आज आपने तो मिट्टी पलीत कर दी फलां बंदे की, और आपने तो क्या खूबसूरत आपने प्रेस ब्रीफिंग दी है, चुप करवा दिया है। अल्लाह अकबर। तो जब तक आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे, मुझे उम्मीद है, और ये फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ढील देता है, कब तक आखिर आप करेंगे? कल 12 अक्टूबर थी ना, परवेज मुशर्रफ साहब आए थे ना,
तो क्या हुआ, उन्होंने इतने 2007 में गए तो कैसे आज उनको लोग अवाम याद कर रहे हैं? ज़िया-उल हक आए थे ना, तो कैसे अवाम उनको याद कर रहे हैं? आप भी ऐसे ही चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह भाई, क्या कर लेंगे आप? ये वक्त ही आपकी मुंह में से झागे निकल रही हैं, आप एक दूसरे पे दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं, गरीब पाकिस्तानियों के कत्लेआम की आप ऑर्डर्स कर रहे हैं कि और फितना करार दे रहे हैं, फसादी करार दे रहे हैं जो अपने हकूक के लिए निकल रहे हैं, तो क्या कर लेंगे आप? बड़े बड़े फिरौन, यजीद, नमरूद आए चले गए, अपना हिसाब दे रहे होंगे। तो अगर आपको भी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो फिर अल्लाह ही आपको इसका जो है वो खुमियाजा दे सकता है भाई। अवाम तो दिल के अंदर कुट सकती है, या आज जो तहरीक लब्बैक के जो लोग शहीद हुए हैं उनके वर्सा आपको बददुआएं दे सकते हैं, तो वो देते होंगे। और फिर जो लोग, मैं दोबारा यही कहूंगा कि जो इस वक्त इक्तदार में है वो खुदा के लिए किसी और को, चले मानते नहीं मानते, आइन को नहीं मान रहे, वो अपने कहे हुए को दोबारा उसको नहीं कर रहे, भाई खुदा को तो आप उसको महसूस तो करो, खुदा के एक अहकामात की तो पाबंदी करो। तो ये मेरा एक कहना था। अब फिर किसी नए वीलाग में मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।